हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। दिस इज़ राहुल। 20 नवंबर का करंटली का एपिसोड है। आज का जो करंटली का एपिसोड है बहुत मायनों में इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है मैप। मैप को लेकर मैंने कई बार बोला एंड मैंने बोला कि आपके मैप की जो पीवाईक्यू के अलाइंड मैं जो है ना कुछ टॉपिक्स लाऊंगा एंड उसमें हम इंडिया की जो मैपिंग है उसके साथ साथ जो वर्ल्ड मैपिंग है उसको कवर करेंगे एंड साथ साथ आपका नोट्स भी प्रिपेयर्ड हो जाएगा इन केस आपने नोट्स नहीं बनाया है। सो दिस इज़ द मैप ऑफ, बता सकता है कोई किसका मैप है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, सामने आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को लेकर मैं आप लोगों को पहला टास्क दे रहा हूँ, कह लो होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क क्या होगा कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स जो हैं लोकेशंस इस मैप से रिलेटेड, आई मीन जो भी मैप दूंगा आपको वो होमवर्क एज अ होमवर्क जो है बिटवीन 5 to 9 PM हमारे जो ग्रुप है, डेडिकेटेड ग्रुप, उस पर अपलोड करना है। आपके लिए मैं ये इमेज जो पीडीएफ है, अगर इन केस आपके पास ऑलरेडी वर्कशीट है मैप से रिलेटेड जो अंडमान निकोबार है तो आप उसी को यूज़ करो, उसी का आप पिक्चर खींच के भेज देना। एंड नहीं है तो ये मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, इसका प्रिंट आउट निकलवा के आप इस पर बनाकर मुझे ये सबमिट कर सकते हो और Day 1 लिख देना, आज Day 1 है। फाइन। सो अंडमान एंड निकोबार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से रहा है। वह उसके अराउंड जो चीज़ें हैं, लोकेशंस हैं, उस पर क्वेश्चंस बनाते आया है यूपीएससी। ऐसे में 5 to 6 आपको क्वेश्चंस दिखा सकता हूँ जिस पे क्वेश्चन आया है। सो वी विल प्रिपेयर इन दैट वे ओनली कि हम अंडमान एंड निकोबार को कवर कर लें अच्छे से एंड देन इस मॉड्यूल में हम वर्ल्ड मैप की ओर बढ़ेंगे। मिडिल ईस्ट, देन सेंट्रल अफ्रीका या नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका कह लो, यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, देन जो पूरा इम्पोर्टेंट जो भी रहेगा जिससे 8-10 मतलब कि हर दिन 5-6 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस भी कर पाए उन टॉपिक्स पे, तो वो भी मैं कवर करवा दूंगा। तो आपको आज क्या करना है, आपके लिए होमवर्क है, पिक्चर क्लिक करके डालना है, तब मैं आगे बढ़ूंगा। सो दिस इज आपको क्या करना है, इन प्लेसेस को दिखाना है, पहले अंडमान में एंड देन निकोबार में 1 by 1। ठीक है, और भी चीजें ऐड कर सकते हो तो इट इज अप टू यू, बट ये सारी चीजें होनी चाहिए। डंकन पैसेज कहाँ है, 6 डिग्री चैनल एंड 10 डिग्री चैनल दोनों दिखाना है। ठीक है, बैरन आइलैंड, नार्को डाम जो आइलैंड है ये भी दिखाना है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दिखाना है आपको। सैडल पीक कहाँ है आपको दिखाना है, नॉर्थ अंडमान में है या निकोबार आइलैंड्स में, मतलब अंडमान में है या निकोबार आइलैंड्स में है। ग्रेट निकोबार आइलैंड भी आपको दिखाना है, उसमें गैलेथिया बे न्यूज़ में है, ये आपको शो करना है। ठीक है, एंड एक और चीज़ बताना, गैलेथिया बे क्यों फेमस है ये भी इंक्लूड कर लेना छोटा सा, अगर हो सकता है तो। ठीक है, एंड जो ट्राइब्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में सारे, और उसमें से पीवीटीजीज कौन से हैं उसी मैप में आपको शो करना है। मतलब मैप जैसे ये है ना, इसी में आपको कहीं लिख लेना है, ये सारे इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए अंडमान निकोबार के बारे में। एंड देन इंदिरा पॉइंट जो है, मतलब ये बेसिक जो लोकेशंस है वो तो है ही, साथ साथ ट्राइब्स के बारे में, नेशनल पार्क या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, अगर मैंने यहाँ पे नाम नहीं डाल पाया हूँ तो आप इंक्लूड कर लेना। सबसे ऊंचा पिक सैडल पिक शो करना है कहाँ पे है, और जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं कुछ आइलैंड में तो उसके नाम, एक्टिव कौन सा है, कौन सा डोरमेंट है, ये आपको शो करना है। ये प्लीज़ कर लो अभी से ही, इसलिए मैं इस चीज़ पे अभी मैप इकोनॉमिक्स छोड़ के मैप करवा रहा हूँ। उसका रीज़न बस सिंपल है कि मैप जो है ना ऐसा चीज़ है कि जिसमें टाइम लगता है, मतलब ग्रैस्प करने में। आप पेपर से 1-2 दिन पहले पढ़ लोगे तो होने से रहा, और मैं ऐसे प्लान ऐसे कर रहा हूँ कि आपके नोट्स भी साथ साथ बने उस पार्टिकुलर जगह को लेकर। आप खुद उस पर समय दो, और कितना समय लगेगा, आधा घंटा, उससे ज़्यादा कुछ लगेगा? आधा क्या, 15-20 मिनट लगेगा अगर आपके पास ऑलरेडी प्रिंट आउट है तो। ठीक है, डिनोट करके Day 1 लिख के मुझे आपको वो हमारे ग्रुप में 5 o'clock ही मैं उसे ओपन कर दूंगा। आप होमवर्क इस चीज़ को स्ट्रीक मत तोड़ना, और मैं इसके सारे पॉइंट्स खुद कल डिस्क्राइब करूंगा। अभी मैं होमवर्क दे रहा हूँ एंड ऑल्सो मैं जो PYQs हैं साथ साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा कल, और उसी में आपको मार्क्स बताने कितने आए, कितने करेक्ट हुए, कितने गलत हुए। तो पहले तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ना, तभी तो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, ये भी है ना। सो एंड उसके बाद क्या करेंगे, एक दिन पहले आपको दे दूंगा और सेम डे हम जो ना पॉइंट्स जो है होमवर्क आप मतलब अपने सबमिट कर लेना, और मैं क्वेश्चंस भी सेम डे ही करा लूंगा। अभी पहला दिन है तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। चलते हैं, हम समझ गए बेसिक था। चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में। टोटल 5 आर्टिकल्स द हिंदू से हम लेंगे
एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है, आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इस वीक का कह लो या इस मंथ का, कि जो ट्रिब्यूनल एक्ट है 2021 का, उसमें कुछ प्रोविजंस हैं उसको स्ट्रक डाउन कर दिया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। क्या है ये पूरा मामला हम देखेंगे। ये पॉलिटी और ट्रिब्यूनल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर मेंस, उस पर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ट्रिब्यूनल्स की जो आज़ादी है, इंडिपेंडेंस है, या जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, उससे उसके रिगार्डिंग भी ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है। तो इसको हम पूरे अच्छे से एनालाइज करेंगे। देन वी विल मूव टू दी सेकेंड वन। ये रशियन ऑयल्स जो हम इंपोर्ट करते हैं, और जो यूएस सैंक्शंस लगे हैं हमारे ऊपर, कह लो टैरिफ्स लगे हुए हैं हमारे ऊपर, तो इसको हम एनालाइज करेंगे कि कैसे द हिंदू ने ये एक तरह से कवर किया है, और हिंदू ने कवर करके बताया कि कैसे इंडिया जो है ना, इंपोर्ट जो डिपेंडेंस है रशियन ऑयल पे, उसको कम कर रहा है। और उस क्यों कर रहा है वो देखेंगे। क्या बस सैंक्शन ही एक रीज़न है, या और भी रीजंस हो सकते हैं। ओके, देन वी हैव द थर्ड आर्टिकल, एडिटोरियल से है, और एक नई जो है कह सकते हैं डेवलपमेंट हमें देखने को मिला यूएसए और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप में। एंड डी हाइफिनेटेड, मतलब कि जो यूएस का ऑलरेडी रिलेशन है विद द इजराइल, एंड देन इधर सऊदी अरेबिया है ना, तो एक डी हाइफिनेटेड अप्रोच यूएस अपना रहा है। हम पूरे डेवलपमेंट को समझेंगे, इसमें से नोट्स बनाने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बट आपको ना अवेयरनेस हो, इसलिए ये आर्टिकल मैंने इंक्लूड किया है। देन दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाइल्ड केयर से के रिगार्डिंग है, जो चाइल्ड केयर वर्कर्स हैं उनके रिगार्डिंग है, आंगनवाड़ी कह लो जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी लाइफ कैसे बेटर बनाई जाए, ये पूरा आर्टिकल उसी पर है, और इसमें से बहुत अच्छी चीज़ें निकलेंगी। एंड टीडीएफ को भी मैंने इसमें जोड़ा है, इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एंड देन वी हैव द फिफ्थ आर्टिकल और द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, नेचुरल फार्मिंग को लेके प्राइम मिनिस्टर ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो उसको भी हम एक तरह से एनालाइज करेंगे क्या है कैसे है। एंड मोदी जी के जो कुछ चीज़ें उन्होंने कही है, जिसे हम मेंस में एग्रीकल्चर से दो या तीन क्वेश्चन हर ईयर आपको मेंस में दिखता है। तो नेचुरल फार्मिंग बहुत अच्छा सब्सटीट्यूट है, जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, जो क्वालिटी हेल्थ सॉयल की जो हेल्थ गिर रही है, तो उन सब के लिए। सो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट आर्टिकल सिंपल है, एक कंटेक्स्ट दे देता हूँ, पूरी इतनी कहानियाँ नहीं बनाऊंगा, बेसिक चीज़ें ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 2021 में एक ऑर्डिनेंस आया था, हमारी जो करंट गवर्नमेंट है मतलब 2021 में एक ऑर्डिनेंस लेकर आई थी, और उस ऑर्डिनेंस में क्या था कि कुछ प्रोविजंस थे जिसमें फिक्स किया गया था कि सैलरी जो ट्रिब्यूनल्स को मिलते हैं, हाँ एक चीज़ और ऐड करूँगा, सारे ट्रिब्यूनल्स, कितने सारे ट्रिब्यूनल्स होते हैं, एक तो आपने सुना होगा ग्रीन ट्रिब्यूनल है, सीएटी है, जो कैट है कह लो, या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। हाँ, आप लोग बताओ कि कौन से आर्टिकल एंड कौन से अमेंडमेंट में इसको इंक्लूड किया गया है ट्रिब्यूनल्स को। फाइन, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि सारे ट्रिब्यूनल्स के लिए ना सिमिलर एक मतलब कि एक यूनिफॉर्म कह लो स्ट्रक्चर बनाया। एंड सारे ट्रिब्यूनल्स में किस तरह से अपॉइंटमेंट होते हैं, कितनी सैलरीज होगी, कितना टेन्योर होगा, ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको यूनिफॉर्म करने की कोशिश की एक पार्टिकुलर पार्लियामेंट्री बिल के थ्रू, या कह लो ऑर्डिनेंस के थ्रू। तो उसमें जो कुछ प्रोविजंस थे ना, तत्कालीन ही 2021 में ही सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड की पार्ट्स ऑफ द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट। फाइन, ये तो बाद की बात है। तो फिर क्या होता है कि जो चीज़ें स्ट्रक डाउन कर दी गई थी ऑर्डिनेंस में, पार्लियामेंट क्या करता है, फिर से लगभग सारे जो प्रोविजंस जिस पार्टिकुलर ऑर्डिनेंस की मैं बात कर रहा हूँ उसमें ऑलरेडी था, उसी को फिर से पार्लियामेंट ने इंक्लूड किया, एंड पार्लियामेंट ने बिल पास करा दिया, एक्ट आया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021। ठीक है, ज़्यादा प्रोविजंस में कोई चेंज नहीं थे, एंड जो स्ट्रक डाउन किया गया था 2021 में, उसका भी वही रीज़न था कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात है। कैसे जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात है, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। जस्ट सपोज कि अगर सैलरीज वगैरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करेगी, टेन्योर या जिस तरह से अपॉइंटमेंट होता है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब जस्ट सपोज कि आप कल को आईएएस बनते हो, ठीक है, और आपको गवर्नमेंट निकाल देती है, मतलब कि आपको जो जॉब है उससे निकाल देती है, तो आप अपने इश्यूज कहाँ जाओगे रिजॉल्व करवाने? कैट में। अब कैट में जो अपॉइंटमेंट होती है, कैट में जो सैलरीज होंगी फिक्स की जाएंगी, जो लोग देख रहे हैं, मतलब कि उस ट्रिब्यूनल में मतलब जजेस हैं, तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही आपको निकाला है और आप केस करने जा रहे हो अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ही, तो आपके मतलब कि कह लो कि केस की क्या अहमियत रह जाएगी?
मतलब उस पर कितनी इंडिपेंडेंसी के साथ काम किया जाएगा। सो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को लगा कि आप जुडिशियल जो इंडिपेंडेंस है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो थ्रू ब्रिंगिंग दिस ऑर्डिनेंस एंड देन दिस एक्ट। अब इसी बेसिस पे जो ये फिर से ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 का आया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन कर दिया, नॉट कंप्लीट पूरे एक्ट को नहीं खत्म किया बट कुछ प्रोविजंस को कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव डोमिनेटेड अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, गेव सेंटर अ डोमिनेंट रोल इन सेलेक्टिंग ट्रिब्यूनल चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव डोमिनेटेड अपॉइंटमेंट्स है, एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, तो उस चीज़ को जो है स्ट्रक डाउन किया गया। शॉर्ट 4 ईयर टेन्योर, जो टेन्योर है ना कम है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, तो ये आर्बिट्रेरी है, इनसिक्योर कराता है। मतलब कि आपके अंदर अगर जजेस के अंदर डर रहेगा कि 4 साल के बाद आप उसको हटा दोगे, तो वो फिर आपके अकॉर्डिंग चीज़ें करेगा ना, आप जो भी उनको मतलब गवर्नमेंट कहेगी उस हिसाब से। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मतलब ये डाउटफुल है, ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट करवा ही रही है। फाइन। इनेबलिंग एग्जीक्यूटिव प्रेशर इजी, मतलब एग्जीक्यूटिव प्रेशर बनाना इजी हो जाता है अगर उनके टेन्योर जो है 4 साल हो, ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर सैलरीज एंड सर्विस कंडीशंस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके। डायरेक्ट इंटरफेरेंस विद जुडिशियल ऑटोनॉमी, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों से क्वेश्चन है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके मतलब उनको किस फंड से पैसे आते हैं आपको बताना है और उसके आर्टिकल भी बताने हैं। आज आपका पॉलिटी ही रिवाइज हो जाएगा। एंड एग्जीक्यूटिव कंट्रोल वीकनिंग इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, प्रोविजन दैट कटेल्ड इंडिपेंडेंस, इम्पार्शियलिटी, इफेक्टिव एडजुडिकेशन, ठीक है, आप समझ रहे हो। तीन चार चीजें मेन है। एंड देयर विल बी एन एडिटोरियल पक्का ऑन दिस आर्टिकल, तब मैं प्रॉपर जो प्रोविजंस है ना, एग्जैक्ट प्रोविजंस जिसको स्ट्रक डाउन किया गया उसको हम कवर करेंगे। अभी आप बस समझ लो सैलरीज, अपॉइंटमेंट्स, उसमें जो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एंड टेन्योर जो है, ये 3 प्रोविजंस आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। एंड एक स्टेटमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि द कोर्ट इट इज़ अ रीपैकेज्ड वर्जन ऑफ 2021 ऑर्डिनेंस, मतलब कि जैसा था उसी को आपने रीपैकेज कर दिया एंड फिर उसको हमें परोस दिया। समझ रहे हो ना। तो ये ऐसे चीज़ें ना हम यूज़ कर सकते हैं मेंस के आंसर्स में। ऐसे जो बी आर गवई हैं उनको हम ऐसे लिख सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा। आप ऊपर भी लिख सकते हो, मतलब कोट इनिशियली भी लिख सकते हो, या बिटवीन द ट्रांजिशनल सेंटेंस में हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ भी आप बी आर गवई के कोट को यूज़ कर सकते हो। एंड लास्ट थिंग इज कि अंतिम में भी, कंक्लूजन में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और डायरेक्शन दिया कि सेंटर मस्ट सेट अप द नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन विद इन 4 months टू इंश्योर ट्रांसपेरेंट एंड इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाने के लिए उसको सेटअप करने के लिए 4 महीने का समय दिया है। एक और इंस्ट्रक्शंस दी गई है। समझ गई है। इस पे प्रॉपर एक एडिटोरियल आएगा तो हम सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। फाइन। अभी आपको एक बेसिक अवेयरनेस, बेसिक आइडिया मिल गई होगी। सेकेंड आर्टिकल है रशियन ऑयल इंपोर्ट को लेकर। तो सिंपल है, आपको पता होगा कि यूएसए हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा चुका है, जिसमें से 25% हमारे गुड्स जो एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से टू यूएस, एंड 25% जो है हम जो रशियन ऑयल खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उस बेसिस पे हमारे ऊपर टैरिफ लगा रखा है यूएस ने। अब पॉइंट ये है कि ये जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ है इंडिया के ऊपर फॉर बाइंग रशियन ऑयल, इस चीज़ को लेकर कहा जा रहा था, ट्रम्प हैं बार बार कह रहे थे कि इंडिया ने उन्हें इंश्योर किया कि रशियन ऑयल जो खरीदते हैं उसको कम कर देंगे, ठीक है। सो लेट अस सी क्यों इंडिया ने कम किया है। अगर आप ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये पार्टिकुलर आर्टिकल जो है ना ऑयल से रिलेटेड, रशियन ऑयल से रिलेटेड, अगर आप समझो इस चीज़ को तो ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, यूपीएससी में नहीं आया तो आपके जो इंपॉर्टेंट स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं या कोई भी एग्जाम है, खास करके प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा कि जो इंडिया है, इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से, उसके परसेंटेज पे 2024 में एक पॉइंट पे 40%, उससे ज़्यादा इंडिया इंपोर्ट कर रहा था, मतलब कि ओवर डिपेंडेंस हो गया था। अब तो कम हो रहा है। तो हम इसको एनालाइज करते हैं मेंस पर्सपेक्टिव से 4-5 पॉइंट से, जिसकी वजह से इंडिया ने जो है ऑयल खरीदना कम किया है। लेट अस सी। पहला है ओवर डिपेंडेंस, आपको पता है टू हाई गवर्नमेंट फेल्ट रिलायंस ऑन रशिया हैड बिकम एक्सेसिव। सेकेंड इज डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। एक तो हुआ, अब 40% से ज़्यादा
आप निर्भर हो गए हो, तो आप चाहोगे कि ओवर डिपेंडेंस कम हो, ठीक है। हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। सेकेंड थिंग इज डाइवर्सिफिकेशन। अब एक इंसान एक ही कंट्री से हम नहीं लेंगे, 2-3 कंट्री से लेंगे। जस्ट सपोज अगर एक कंट्री से सप्लाई बंद हो गया तो क्या होगा, ठीक है। देन मार्केट प्राइस एंड रिस्क, इसका भी डर है। वोलेटिलिटी, शिपिंग एंड सैंक्शंस रिलेटेड चैलेंजेस, ये भी हमारे सामने आ सकते हैं, ठीक है। देन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ये पॉइंट भी आ गया, ठीक है। अवॉइडिंग जियोपॉलिटिकल ओवर एक्सपोजर टू वन सप्लायर, फाइन। एंड इंटरनल पॉलिसी डिसीजन है, कट्स अकर्ड इन 8 of 10 months बिफोर द यूएस टैरिफ। ऐसा नहीं है कि यूएस टैरिफ लगने की वजह से ये हो रहा है। आउट ऑफ 10 मंथ्स अगर देखो, लास्ट में सितंबर से टैरिफ लगा है ना, आउट ऑफ 10 मंथ्स 8 में ऐसे मंथ रहे हैं जिसमें कि डिक्लाइन आया है, कम किया गया है जो हमारा जो इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम रशिया, ठीक है। समझ गए ये आर्टिकल, आगे बढ़ते हैं। थर्ड आर्टिकल है, इसमें बस समझना, MBS जो है मोहम्मद बिन सलमान, ये इंटरनेशनल रिलेशन से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है वो तो और इस चीज़ को समझेंगे कि क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं बिटवीन सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो, वेस्ट एशिया के स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो, ठीक है। मोहम्मद बिन सलमान जो है ना, क्राउन प्रिंस है। क्राउन प्रिंस क्या होता है? वो इंसान, मतलब सऊदी अरेबिया का वो इंसान जो उत्तराधिकारी बनेगा, अभी प्रिंस है, एंड कह लो ही इज द डी फैक्टो किंग अभी के लिए। मतलब कि पॉइंट सिंपल है कि जो मोहम्मद सलमान है अभी देख रहा है सब कुछ, बस ऑफिशियली किंग नहीं है और बनने वाला है, ठीक है। अब मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर एक आरोप था, मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर एक एलिगेशन था कि 2018 में उसने जो सऊदी अरेबिया का कॉन्सुलेट है था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन टर्की, वहाँ पे एक जो है जमाल खशोगी, ठीक है, इसका खशोगी कह लो, एक जर्नलिस्ट था जो सऊदी अरेबिया का था, उसको मरवा दिया गया था ऑन दी मतलब कि मोहम्मद बिन सलमान ने उसको मरवा दिया इन टर्की, मर्डर करवाया उसका इन सऊदी अरेबियन कॉन्सुलेट। एंड दैट जर्नलिस्ट यूज टू राइट फॉर वाशिंगटन पोस्ट, मतलब यूएसए में वो लिखता था, अपने आर्टिकल्स उसके छपते थे, और वो क्रिटिक था मोहम्मद बिन सलमान का। और ऐसा 2018 में न्यूज़ आया जिसके वजह से यूएस एंड जो सऊदी अरेबिया के रिलेशंस थे वो खराब हो गए थे, ठीक है। अब हम देखते हैं पूरा डेवलपमेंट, इससे नोट्स मत बनाना, बस समझ लो। सऊदी अरेबिया प्रिंस अभी मोहम्मद बिन सलमान विजिट टू द व्हाइट हाउस मार्क्स द एंड ऑफ अ चिल in US-Saudi ties. Relations had been strained after the Khashoggi murder, but both Biden earlier and Trump now are pursuing stronger ties with Saudi Arabia. So अभी जो मोहम्मद बिन सलमान है वो गए हैं यूएसए, ट्रंप ने उन्हें बुलाया व्हाइट हाउस में, एंड जो एक तरह से दोनों कंट्री के बीच में जो खटास आई थी वो थोड़ा बेटर हो रहा है। वैसे बाइडेन ने ही स्टार्ट किया था, बट ट्रंप ने उन्हें बुलाकर ऑफिशियली चीज़ें ठीक की। अब आपको पता है मिडिल ईस्ट का इक्वेशन क्या है, कि इजराइल यूएसए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड एज यू नो कि इजराइल और जो भी अरब स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग पैलेस्तीन, सऊदी अरेबिया, ये इनके रिलेशंस कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं और आगे भी कम उम्मीद है कि अच्छे रहेंगे। लेट्स सी आगे क्या होता है। रीजन बिंग की वही पैलेस्टीन वाला इशू है, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया जो है ना, इजराइल को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करता है, याद रखिएगा। सो देखते हैं अर्लियर स्ट्रेन आफ्टर खशोगी किलिंग, ठीक है। बाइडेन ट्राइड टू रिहेबिलिटेट टाइज इन 2022, फर्स्ट बम्प डिफेंस प्रोमिसेस, मतलब एक तरह से शुरुआत उन्होंने की थी, कुछ डिफेंस प्रोमिसेस किए थे कि यूएसए देगा टू ये सऊदी अरेबिया। बाइडेन डिफेंडेड MBS एंड प्रोमिस्ड वेपन्स डिस्पाइट इजराइल्स ऑब्जेक्शंस। अब देखो अगेन इजराइल और जो अरब स्टेट से उनके इक्वेशंस खराब है, तो बाइडेन ने बोला कि इजराइल जो है ना प्रोवाइड, इजराइल के ऑब्जेक्शन के बावजूद हम ना वेपन्स देंगे सऊदी अरेबिया को। MBS वांट्स टू बिल्ड डेटा सेंटर्स ट्रांसफॉर्मिंग सऊदी अरेबिया इनटू टेक पावर हाउस। आपको पता है मिडिल ईस्ट के 2-3 कंट्रीज बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं और उसमें UAE बहुत आगे है, एंड देन सऊदी अरेबिया भी ट्राई कर रहा है। तो वो चाह रहा है कि जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज है उनके साथ इक्वेशंस और बेटर हो, ठीक है। तो ये चाह रहा है MBS, मतलब मोहम्मद बिन सलमान। देन ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स नेवर सेव्ड US सऊदी अरेबिया टाइज हिस्टोरिकली। अगर हिस्टोरिकली देखो तो ये ह्यूमन राइट्स का ही इशू है ना, कि एक आपने जर्नलिस्ट को मरवा दिया, ठीक है। इजराइल रिमेन्स अ कॉम्प्लिकेशन बिकॉज इट हैज़ नो फॉर्मल टाइज विद सऊदी अरेबिया। अगेन जब भी सऊदी अरब और USA के बीच रिलेशनशिप बेटर होते
होने को हुए हैं, तो इसराइल हमेशा से ही एक यूएसए के लिए इशू रहा है कि इसराइल इशू क्रिएट करता है या मतलब ऑब्जेक्ट करता है, ठीक है। यूएस अर्लियर पुश सऊदी अरेबिया टू नॉर्मलाइज टाइज विथ इसराइल। आपको पता होगा अब्राहम अकॉर्ड्स वाला जो ट्राई किया था, ठीक है। जो अभी एक तरह से ये 7 अक्टूबर अटैक देखो, तो निगोशिएशंस वेर एडवांस बट अक्टूबर 7 अटैक्स एंड गाजा हॉल्टेड प्रोग्रेस। तो सारी चीज़ें ठीक हो रही थी धीरे धीरे। सॉल्यूशन यूएस ने निकाला कि इसराइल और जो सऊदी अरब है ना, उसके बीच ही रिलेशन हम ना ठीक कर देते हैं। तो दो जो जब भी रिलेशंस बेटर करने होते हैं विद द अरब स्टेट्स, तो इसराइल हमेशा रेज करता है कंसर्न विद द यूएसए, ठीक है। सो Saudi insists on credible two-state timeline. So Saudi obviously चाहेगा टू स्टेट सॉल्यूशन, मतलब पैलेस्टीन को एक स्टेट बनाया जाए, बट इसराइल ये नहीं चाह रहा है या नहीं चाहेगा। ट्रम्प नाउ सिक्स डीपर सऊदी टाइज विदाउट डिमांडिंग रिकॉग्निशन ऑफ इसराइल। और ट्रम्प ने बोल दिया ठीक है, पहले जो है एक तरह से यूएसए चाह रहा था कि इसराइल को सऊदी अरेबिया, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एज अ स्टेट जो है ना रिकॉग्नाइज करे, बट अब ट्रम्प ने डिसीजन ले लिया है कि हम डीहाइफिनेट करेंगे। क्या होता है डीहाइफिनेशन का मतलब? इस वर्ड का मतलब अगर आपको नहीं आता है तो इसका सिंपल मतलब है इंडिपेंडेंट हैंडलिंग ऑफ टू बायलैटरल रिलेशनशिप। मतलब कि दोनों को सेपरेटली देखना, जैसे इंडिया पाकिस्तान है तो अब क्या होता है ना, अगर हमारा क्या अप्रोच है, अगर एक कंट्री है इंडिया का दोस्त है तो पाकिस्तान का दुश्मन हो जाएगा, या कोई कंट्री पाकिस्तान का फ्रेंड है तो इंडिया का दुश्मन हो जाएगा, ऐसे हम सोचते हैं ना, ऐसे ही हमारी सोच होती है। बट यूएसए ने ऐसा सोचा है कि ऑल्दो दोनों कंट्रीज के साथ हम रिलेशन बेटर करेंगे, ठीक है, और डीहाइफिनेट करेंगे, दोनों को अलग अलग तरीके से देखेंगे, उनके जो इशूज हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सेपरेटली। सो यही है पूरा ये आर्टिकल, यही डेवलपमेंट हुआ है। आपको इस बेसिक जो है ना आइडिया मिल गया होगा। खशोगी का किलिंग, रिलेशंस खराब होना, देन फिर से बाइडेन ने एक तरह से स्टार्ट किया, फिर यूएसए को ऑब्जेक्ट किया एक तरह से इसराइल ने, एंड फाइनली एमबीएस जो है वो यूएसए चले गए। देन वी हैव दिस आर्टिकल चाइल्ड केयर से रिलेटेड, बहुत अच्छा आर्टिकल है, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर वेलफेयर, कह लो, बच्चों के लिए होता है ना, सोशल जस्टिस, हेल्थ से रिलेटेड भी आप देख सकते हो, गवर्नेंस से रिलेटेड भी देख सकते हो, एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी देख सकते हो। कैसे? सारी चीज़ें आपको समझ आएगी। सो चाइल्ड केयर वर्कर्स क्यों मैटर करते हैं? पहली चीज़ क्यों, तो दे आर एसेंशियल फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड स्कूल रेडीनेस। अब चाइल्ड केयर वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं? बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है इस तरीके से कि एक तो चाइल्डहुड, छोटे बच्चे होते हैं उनका केयर, न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड कराना, हेल्थ, ठीक है, एंड स्कूल रेडीनेस, ये सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर करते हैं। इनेबल वीमेंस इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बाय रिड्यूसिंग अनपेड केयर बर्डन, ठीक है, जो विमेन है उनको एक तरह से इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करते हैं कि वो पार्टिसिपेट करे इकोनॉमिक स्पेयर में, ठीक है। क्रिटिकल इन अर्बन पुअर एंड माइग्रेंट कम्युनिटीज वेयर फॉर्मल केयर इज लिमिटेड, और अर्बन पुअर एंड माइग्रेंट कम्युनिटीज के लिए भी एक फॉर्मल केयर चाहिए, वो भी प्रोवाइड करते हैं चाइल्ड केयर वर्कर्स। इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन क्लाइमेट अफेक्टेड एरियाज ड्यू टू डिसरप्शंस इन फैमिली लाइवलीहुड्स, ठीक है, क्लाइमेट अफेक्टेड एरियाज में भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहाँ पे डिसरप्शंस आती है। बेसिक है, आपको फोकस करना है बच्चे के केयर, चाइल्डहुड केयर के लिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए, हेल्थ के लिए, और बाकी वुमेन से रिलेटेड भी आप पॉइंट डाल सकते हो, और ये 2 पॉइंट्स भी डाल सकते हो। मेन आते हैं हम करेंट प्रॉब्लम्स पे। तो ये जो जॉब है ना उसको अंडर पेड एंड अंडर वैल्यूड समझा जाता है। अंडर पेड कि जितने इनको पैसे मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, ठीक है, जितना ये काम कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, अंडर वैल्यूड का मतलब है कि स्टेटस नहीं है, लोग उसको ना हल्के में लेते हैं कि अच्छा ये कर रहे हो, इस तरीके से होता है ना कि आप फॉर एग्जांपल जैसे कोई बोले कि मैं रिक्शा पुल करता हूँ, ठीक है, रिक्शा पुलर हूँ, तो उसको कैसे देखा जाएगा? ऑल्दो वो इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, जस्ट आई एम सेइंग, ये जो चाइल्डहुड केयर वर्कर है ना बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, बट उनको उनकी स्टेटस सोसाइटी में उस हिसाब से नहीं है, और उससे मेंटली इम्पैक्ट पड़ता है इंसान को, ठीक है, सोशल स्टेटस भी उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। सो लेट अस सी, ट्रीटेड एज वॉलंटियर्स नॉट प्रोफेशनल्स, फर्स्ट थिंग, सबसे बड़ा इशू, ठीक है, लो वेजेस
80 8,000 से लेके, मैंने बोला अंडर पेड, तो यहाँ पे 8,000 से लेके 15,000 रुपीज इनको मिलता है। पुअर वर्किंग कंडीशंस, इन एडिक्वेट फैसिलिटीज, अनसेफ एनवायरमेंट्स एंड हैवी डॉक्यूमेंटेशन वर्कलोड। अब पुअर वर्किंग कंडीशंस में ये पॉइंट्स आप डाल सकते हो कि फैसिलिटीज नहीं है, इन एडिक्वेट है, एनवायरमेंट सेफ नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत है जो इनको काम मिलता है। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड वीक कलेक्टिव वॉइस, इनके पास ये कलेक्टिव वॉइस जो है, यूनियंस होते हैं ना, जैसे कि ट्रेड यूनियंस है, फार्मर्स यूनियंस है, ऐसे इनके लिए नहीं है, ठीक है, संगठित नहीं है कि अपने प्रॉब्लम्स को वो रेज कर पाए। परसिस्टेंट फेमनाइजेशन ऑफ केयर लेबर, देखो फेमनाइजेशन समझते हो ना, बेसिक है ना। सो फेमनाइजेशन हो जाता है केयर लेबर का, जेंडर्ड अंडर वैल्यूएशन की लेडीज को संभालना है तो उसको बहुत हल्के में लिया जाता है ना, कि बच्चों का ध्यान तो लड़कियों का ही काम है, महिलाओं का ही काम है, तो इस तरीके से भी इसको समझ सकते हो। माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन वर्सन केयर गैप्स, और ये और ख़राब हो जाता है जब माइग्रेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। एंड एक और आपके लिए डेटा है कि 10% आंगनवाड़ी वर्कर्स फंक्शन करते हैं बस अर्बन एरियाज में। सो बेटर रूरल एरियाज में फंक्शन करते हैं, अर्बन में बस 10% है। अब क्लाइमेट चेंज का लिंक देख लो, तो क्लाइमेट शॉक्स जो है, हीट, फ्लड्स, ड्राउट, इंक्रीज बर्डन ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रेन, अब इसका भी इशू आता है ना उनके ऊपर, और बच्चों के ऊपर भी आ रहा है। रेजेस डिमांड फॉर क्वालिटी चाइल्ड केयर सर्विसेज इन रूरल एंड अर्बन पुअर एरियाज, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से और ज़्यादा डिमांड बढ़ेंगी, इश्यूज आएंगे लोगों को, बच्चों को, तो उनको और ज़रूरत पड़ेगी ऐसे चाइल्ड केयर वर्कर्स की। वुमेन फोर्स टू माइग्रेट टू वर्क, ठीक है, नीड सेफ अफोर्डेबल चाइल्ड केयर सिस्टम। विमेन जो है उनको माइग्रेट करना पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह, तो उनको क्या चाहिए, सेफ एनवायरनमेंट चाहिए एंड अफोर्डेबल चाइल्ड केयर सिस्टम्स चाहिए, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज का ये इम्पैक्ट है। और दो डेटा इंपॉर्टेंट है कि 2024 का टाइम यूज सर्वे अगर देखो तो वीमेन स्पेंड 4.5 आवर्स पर डे ऑन अनपेड केयर वर्सेज 1 आवर फॉर मेन। जब बात हो ना अनपेड केयर वर्क की, तो जो 2024 का डेटा है ओवरऑल, वुमेन जो है ना वो स्पेंड करती है 4.5 घंटे अनपेड, मतलब वो काम कर रही है, बच्चे संभालिए सारी चीज़ें, बट उनको मतलब 4.5 घंटे से देने पड़ते हैं, और ऐसा अगर कंपेयर करो मैन के साथ तो बस 1 घंटा है। एंड आंगनवाड़ी कितने कवर करते हैं बच्चे, देख लो इनकी ये डेटा देख लो कि 23 मिलियन चिल्ड्रेन को वो कवर कर रहे हैं, और 2.4 मिलियन वर्कर्स हैं, हेल्पर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब केयर वर्कर्स की अगर बात की जाए तो। एंड क्या है रिफॉर्म्स की ज़रूरत, ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल का सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे यही लगता है कि सॉल्यूशंस जो बताते हैं ना एडिटोरियल में, एक तो प्रोफेशनलाइज करो चाइल्ड केयर वर्कर्स, मतलब कि फॉर्मल रिकॉग्निशन दो, ट्रेनिंग दो, स्टेटस दो। अभी क्या है वॉलेंटियर के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज वेजेस टू रिफ्लेक्ट स्किल्ड केयर वर्क, एक तो वेज भी बढ़ाओ, 8,000 से 15,000 वाला जो है ना उससे ऊपर आप ले जाइए। इंश्योर सेफ वर्किंग कंडीशंस, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, एक्सपेंड अर्बन चाइल्ड केयर सर्विसेज, ठीक है, अर्बन में जो कमियां है ना 10% ही हमने देखा कि वो अवेलेबल हैं, तो उसको बढ़ाइए स्पेशली फॉर माइग्रेंट्स, ठीक है। एंड अलाइन इंडिया विथ जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, आपको पता है कौन से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नाम बताना, ठीक है। मुझे मतलब मैं बहुत इजी है, नदर्न यूरोप में जाना है, उन कंट्रीज़ का नाम बताना, और वहाँ से आप सीख सकते हो बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पे, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो कि वेल पेड रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल केयर वर्कफोर्स वहाँ पे है, तो उसी तरीके से हम यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग, TDF of the day is, despite being central and early childhood development and women's economic participation, child care worker in India remain underpaid and undervalued, ठीक है, यही है। तो एनालाइज करना है स्ट्रक्चरल रीजंस, इसी आर्टिकल से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, हमने जो कवर किया है, एंड बिहाइंड दिस नेग्लेक्ट, ठीक है। सो एनालाइज करना है और 150 वर्ड्स में ये आंसर देना है, ठीक है। सॉल्यूशंस भी दे देना आपने TDF में ये सारी चीज़ें की। यस, TDF कल से स्टार्ट कर देता हूँ गवर्नेंस, आज टॉपिक बता दूंगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप से करेंगे कल, ठीक है, पहला क्वेश्चन उसी पे होगा। एंड द लास्ट आर्टिकल सिंपल है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना उन्होंने कुछ बोला है नेचुरल फार्मिंग को लेकर, देखते हैं कि उन्होंने ये बोला कि 21st सेंचुरी का ये नीड है एग्रीकल्चर में, इंडिया शुड बिकम अ ग्लोबल हब ऑफ नेचुरल फार्मिंग लेड बाय ट्रेडिशनल नॉलेज, साइंटिफिक स्ट्रेंथ एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। चलो पहले एक बार आ जाते हैं नेचुरल फार्मिंग होता क्या है, कि केमिकल फ्री लो कॉस्ट सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड्स दैट वर्क्स विथ नेचुरल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड एक्सटर्नल इनपुट्स। देखो खेती करना
जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ ना तो हाई यील्डिंग वेराइटीज इंट्रोड्यूस हुए, उसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, मतलब पेस्टिसाइड्स वगैरह सब आ गए, ठीक है। तो वो उसकी वजह से ना हमारा जो सॉइल का हेल्थ है वो डेटेरियोरेट हो गया, मतलब डिटर कर गया हमारे सॉइल का हेल्थ। माई पॉइंट इज कि नेचुरल फार्मिंग जो पहले हुआ करता था आदि काल से जो हम करते आ रहे हैं, जहाँ पे हम कोई सिंथेटिक चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे अपने सॉइल के लिए, ठीक है। फर्टिलाइजर्स जो होगा वो नेचुरल होगा, नॉट मैन्युफैक्चर, फैक्ट्री से नहीं आ रहा है। तो उसको जब उस तरीके से जब हम खेती करते हैं, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको यूज़ करते हुए जो सालों सालों से चलता आ रहा है, उसको हम नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। सो डेफिनेशन बेसिकली केमिकल फ्री, लो कॉस्ट, सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड। क्या एलिमेंट्स हैं इसके? तो ये रिस्टोर करता है सॉयल हेल्थ थ्रू ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें इस तरह से हम खेती करते हैं कि सॉयल हेल्थ जो है ना वो बेटर होता है। यूजेज ट्रेडिशनल नॉलेज एंड साइंटिफिक वैलिडेशन। फाइन। इनकरेजेस मल्टी क्रॉप सिस्टम्स इंस्टीड ऑफ मोनोकल्चर। यहाँ पे क्या है, हम एक ही क्रॉप उगा रहे हैं, राइस एंड वीट हमने कल भी कवर किया था। मतलब कि हम हमेशा के लिए ये नहीं कर सकते ना, इससे सॉइल के हेल्थ पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। एंड रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन द केमिकल्स एंड हाई कॉस्ट इनपुट्स। खेती भी जो है ना सस्ता होगा, हमें फर्टिलाइजर जो कभी खरीदना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स जो खरीदना पड़ता है, उस पर बहुत पैसे किसान के खर्चे होते हैं, ठीक है। तो वो भी कम होगा। तो इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी ने बोला कि इंडिया को लीडर बनना है 21st सेंचुरी में, एंड यही नीड है। ये स्टेटमेंट्स हम जब GS3 में एग्रीकल्चर में ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इंडिया शुड बिकम ए ग्लोबल हब ऑफ नेचुरल फार्मिंग एंड लेड बाय ट्रेडिशनल नॉलेज एंड साइंटिफिक स्ट्रेंथ एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। एक चीज और समझना, नेचुरल फार्मिंग न्यूज में रहती है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी इस चीज को बोल रहे हैं। इट मीन्स कि हमारी पॉलिसी जो आगे होने वाली है इस पे जोर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, मतलब डी फैक्टो हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अच्छे से नेचुरल फार्मिंग को कवर करना और इनके दिए हुए स्टेटमेंट्स को यूज करना फॉर आवर मेन्स। The goal is to make natural farming a fully science-backed movement to restore soil health damaged by chemical fertilizers and pesticide. Basic है, आपको पता है, फर्टिलाइजर से यूट्रोफिकेशन होता है, पेस्टिसाइड से जो हमारा मतलब कि पूरा इकोसिस्टम है ना वो भी तबाह हो जाता है, उसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज स्टेट शुड यूज देयर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग, स्पेशली माइनर मिलेट्स। तो आपको पता है श्री अन्न बोलते हैं माइनर मिलेट्स को हम श्री अन्न बोलते हैं। तो मोदी जी कह रहे हैं कि स्टेट को ना FPO, जो एक तरह से कह लो कि सारे किसान मिलके ना वॉलेंटरली साथ में आते हैं, तो उसको बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये इंस्टीट्यूट है अगर ग्रामीण लेवल पे देखो, एंड ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है, जो नई चीज़ें, नई तकनीक या इनोवेशंस जो है इन सारी चीज़ों में, एंड एक कलेक्टिव वॉइस देता है किसानों को। फाइन। सो स्पेशली माइनर मिलेट्स पे ये कह रहे हैं फोकस करना है, ओके। एंड नेचुरल फार्मिंग मस्ट बी इंक्लूडेड इन एजुकेशन करिकुलम। ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंक्लूड डेफिनेटली करना, लिख लेना कहीं भी जहाँ भी आपके नोट्स हैं, या अलग से स्पेशली लिख सकते हो, विथ फार्मर्स ट्रीटेड एज लिविंग लेबोरेटरीज। फाइन। तो ये कह रहे हैं करिकुलम में, मतलब जो साइंटिफिक हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं या जो बुक्स जो हमारे पब्लिश करते हैं, उस करिकुलम में नेचुरल फार्मिंग को एज अ टॉपिक इंक्लूड करना है ताकि बच्चों को पता चल पाए। फाइन। एंड रिसर्च हो इस पे। सो यही था आज का पूरा हमारा लेखा जोखा। मैप वाला होमवर्क करना, TDF भी सबमिट करना, बट मैप वाला डेफिनेटली आज करना, पहला दिन है, इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और जो 10 पॉइंट्स दिए ना उसके इमेज को आपको मुझे भेजना है। मैं 5 बजे ही आज हमारे ग्रुप को ओपन कर दूंगा, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज कि अगर आपने ये काम कर भी लिया ना तो बस आप पिक्चर भेज देना, ठीक है। एंड कुछ अगर इंक्लूड करना है तो वो भी कर लोगे, अगर आपको लगता है अपडेट कर लोगे। अगर ऑलरेडी आपने बना लिया, अंडमान निकोबार पे आपके पास है ये मैप का, तो वो इमेज भी भेज दो, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। फाइन। सो करते हैं आज से, मिलते हैं फिर कल। बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिए।